हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्गम सीरीज फॉर CSIR नेट 2023। आज हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज फाइलोजेनेटिक ट्री, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इवोल्यूशन का पार्ट है। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं यहां से, और क्वेश्चंस मैक्सिमम आते ही रहते हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं, सब बढ़िया चल रहा है। मैं हूं डॉक्टर आशीष, और आज हम फाइलोजेनेटिक ट्री का पार्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले, फाइलोजेनेटिक ट्री को देखने से पहले हम दो टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें से एक है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, कि इवोल्यूशनरी चेंजेस के पैटर्न्स क्या क्या रहते हैं, और दूसरा पार्ट है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, और लास्ट में फिर हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम, और हम अपनी ये चीजें देखना शुरू करते हैं। पार्ट्स एक एक करके लेके चलते हैं। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, इसमें हम ये देखेंगे कि इवोल्यूशनरी चेंजेस जो आते हैं वो किस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। देखो, इवोल्यूशनरी चेंजेस मेनली दो तरह से होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं एनाजेनेसिस, फर्स्ट इज नोन एज एनाजेनेसिस। एक तो ये हो गया इवोल्यूशनरी चेंज, हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हो गया एनाजेनेसिस, और दूसरा हो गया क्लेडोजेनेसिस। सेकंड जो है दैट इज क्लेडोजेनेसिस। क्लेडोजेनेसिस, ये दो तरीके से हम इवोल्यूशनरी चेंजेस देखते हैं, और हम देखते हैं दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एनाजेनेसिस को फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं एनाजेनेसिस की। वी आर टॉकिंग अबाउट एनाजेनेसिस। और एनाजेनेसिस में क्या होता है, एनाजेनेसिस में मान के चलो हमारे पास कोई भी एक स्पीसीज है, स्पीसीज ए है। इनिशियली हमारे पास स्पीसीज ए है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होती है, और ये कन्वर्ट हो जाती है फाइनली किसमें, स्पीसीज बी में। ये चेंज हो गई किसमें, स्पीसीज बी में। हमारे पास इनिशियली स्पीसीज ए थी, और ये फाइनली कन्वर्ट हो गई किसमें, स्पीसीज बी में। देखो, एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस ये है कि हमारे पास है फिर से स्पीसीज ए, हमारे पास हो गई स्पीसीज ए, और इसके जो मेंबर्स हैं, मान के चलो मेंबर्स हैं स्पीसीज ए के मेंबर्स, हमारे पास ये मेंबर्स हैं स्पीसीज ए के, और ये मेंबर्स जो हैं ये डिवाइड होके हमें दो स्पीसीज दे रहे हैं। डिवाइड होने का मतलब कुछ मेंबर्स से हमें मिलेगी स्पीसीज ए, और कुछ मेंबर्स से हमें मिलेगी स्पीसीज। यहां पर मैं नाम चेंज कर दे रहा हूं, स्पीसीज एक्स एंड स्पीसीज वाई। स्पीसीज एक्स एंड स्पीसीज वाई, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? What is the major difference between these two events? This is anagenesis and this one is the cladogenesis. एनाजेनेसिस में हम क्या देखते हैं, एनाजेनेसिस में क्या होता है कि एक स्पीसीज में क्या होता है, चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मेंबर्स जो हैं स्पीसीज के, उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली स्पीसीज ए जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्पीसीज बी। हमें यहां पे क्या देखने मिल रहा है कि स्पीसीज ए है दैट चेंज इनटू स्पीसीज बी। इट मींस द मेंबर ऑफ स्पीसीज ए आर नॉट अवेलेबल एट द प्रेजेंट। वो मेंबर्स एक्चुअल में क्या हो गए, चेंज हो गए किसमें, स्पीसीज बी में। इसका मतलब स्पीसीज ए जो है उसको हम अब एक्सटिंक्ट कंसीडर कर सकते हैं। स्पीसीज ए के मेंबर्स को हम अब क्या कंसीडर कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर दैट द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ए दैट एक्सटिंक्ट। ए को हम कंसीडर कर सकते हैं कि द मेंबर्स गोट एक्सटिंक्टेड। हम ये बोल सकते हैं, यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं कि द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ए गोट एक्सटिंक्ट।
स्पीसीज ए जो है वो क्या हुई, वो एक्सटिंक्ट हो गई है, क्योंकि जो स्पीसीज ए थी वो ही तो स्पीसीज बी में कन्वर्ट हुई विद टाइम, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। तो अगर एनाजेनेसिस है, ये हो गया क्लेडोजेनेसिस। क्लेडोजेनेसिस में क्या हुआ कि एक स्पीसीज जो है दैट चेंजेस इनटू टू स्पीसीज। इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है, वन स्पीसीज चेंज इनटू द टू स्पीसीज, स्पीसीज एक्स एंड स्पीसीज वाई, दो स्पीसीज में चेंज हुई, इसको बोलते हैं क्लेडोजेनेसिस। अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो अगर मैं ये बात बोलूं कि क्या यहां पे डाइवर्सिटी जो है या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन। एनाजेनेसिस में हमें कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। इस बात का मतलब क्या है कि यहां पर एक स्पीसीज है वो ही दूसरी स्पीसीज में चेंज हो रही है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जो है दैट रिमेन्स सेम। यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कैसी रहती है, दैट रिमेन्स सेम, वो सेम रहती है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पे हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, हमें डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। यहां पर डाइवर्सिटी जो है वो क्या हुई, इंक्रीज्ड। डाइवर्सिटी इंक्रीज, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं द नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसको मैं इसी में ही मेंशन कर देता हूं, नंबर ऑफ स्पीसीज पे क्या फर्क पड़ा, नंबर ऑफ स्पीसीज जो हुआ वो हुआ इंक्रीज। इस केस में नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हुआ। दिस इज एनाजेनेसिस, दिस इज क्लेडोजेनेसिस। कुछ और मेजर डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। यहां पर एनाजेनेसिस में क्या होता है, द ओरिजिनल स्पीसीज is transformed into the different species over many generations। काफी सारी generations के बाद वो एक नई species में convert हो जाती है। क्लेडोजेनेसिस में क्या होता है, ये एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है जिसमें एंसेस्ट्रल स्पीसीज दो या दो से ज्यादा नई स्पीसीज की फॉर्मेशन करती है। दिस इज द रेयर इवेंट एंड दिस इज द कॉमन इवेंट। मोस्टली हमें क्लेडोजेनेसिस देखने को मिलता है। इसको फाइलेटिक इवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको ब्रांचिंग इवोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज फाइलेटिक इवोल्यूशन एंड दैट वन इज द ब्रांचिंग इवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास ब्रांचिंग इवोल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग इवोल्यूशन। यहां पर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि दिस इज नोन एज ब्रांचिंग इवोल्यूशन। तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में हमने दो तरह के पैटर्न्स देखे, वन इज एनाजेनेसिस, अनदर इज क्लेडोजेनेसिस। इन एनाजेनेसिस one species is transformed into the another species over a period of time, and this is known as phyletic evolution। ठीक है, this is known as phyletic evolution and one taxon replaces the other। एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया और यहां पे इट प्रमोट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो भी इंक्रीज होता है। So this is the difference between anagenesis and cladogenesis, and these two were the pattern of evolutionary changes. One is anagenesis, another is cladogenesis। अगर इसको हमें और समझना है, हम और देखें इसके बारे में, एनाजेनेसिस और क्लेडोजेनेसिस के बारे में, तो हम क्या देखेंगे, here is the ancestral species। ओके, एंसेस्ट्रल स्पीसीज जो है वो चेंज हुई किसी दूसरी स्पीसीज में। यहां पर एंसेस्ट्रल स्पीसीज है, यहां पर क्या है, डिसेंडेंट स्पीसीज। और इस डायरेक्शन में क्या है, टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम स्पीसीज ए और टैक्सोन ए गेट कन्वर्टेड इनटू स्पीसीज बी। गॉट इट। नीचे देखो, नीचे देखो, अब यहां पे क्लेडोजेनेसिस के बारे में हमने देखा कि ये क्या है, इट इज ए ब्रांचिंग इवोल्यूशन। हमने यहां पे क्या देखा कि दिस इज ए ब्रांचिंग इवोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, ब्रांचिंग इवोल्यूशन है। तो एक्चुअली यहां पे हमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी।
क्या देखने को मिलेगी? ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। और ब्रांचिंग में दो चीजें हो सकती हैं, ब्रांचिंग में दो चीजें हो सकती हैं जो हमें फाइलोजेनेटिक ट्री देखने को मिलेगा। मान के चलो कि यहां पे एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज थी दैट चेंज इनटू, and we can say that one ancestral species give rise to the two descendant species। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि एक हमें मिली X स्पीसीज और दूसरी मिली हमें क्या? Y स्पीसीज। अगर तो यहां पे दो स्पीसीज मिली, एक केस ये देखो, एक केस ये देखो, the ancestral species get changed into the three more, we can say more than two species। यहां पे हमें मिली स्पीसीज A, हमें मिली स्पीसीज B, हमें मिली स्पीसीज C। तीन तरह की स्पीसीज हमने यहां इस जगह पे मेंशन की है। वी कैन गेट मोर देन 2 और 3 और 4 स्पीसीज। एंसेस्ट्रल स्पीसीज गेट चेंज इनटू आइदर 2 और मोर देन 2 स्पीसीज। ऐसा फाइलोजेनेटिक ट्री जिसमें क्या होता है? ब्रांचिंग, जिसमें हमें ब्रांचिंग जो है वो बाइफरकेट होती हुई दिखाई दे, उस तरह के ट्री को बोलते हैं डिक्टोमी। और जिसमें ब्रांचिंग जो है दो से ज्यादा ब्रांचिंग, दो से ज्यादा बाइफरकेशन हमें दिखाई दे, दैट इज नोन एज पोलिटोमी। उसको क्या बोलेंगे? पोलिटोमी। इसको आगे हम फर्दर देखेंगे, आगे इसकी बात करेंगे कि किस तरह से डिक्टोमी जो है उसको फाइलोजेनेटिक ट्री में ही हम देखने वाले हैं। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, की इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो किस किस तरह से यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एंड फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम डायरेक्टली यहां पर ही आ जाते हैं। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, ये हो गया पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। सेकंड है हमारे पास फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। इन दो चीजों के बारे में, ये जो दो टर्म्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या होता है और फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म क्या होता है। तो मैं सबसे पहले ग्रेजुअलिज्म की बात करूंगा। और ग्रेजुअलिज्म में क्या हुआ, मान के चलो कि हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास एक स्पीसीज है कोई भी, आप उसको मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ए आप उसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। मैं यहां पर डोटेड एरो शो कर रहा हूं। डोटेड मतलब मैंने दो तीन यहां पर एरो शो की है, और मैंने ये बताया कि यहां से जो मेंबर्स ऑफ स्पीसीज ए थे दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी। स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी, यहां पर जो आपको देखने को मिलेगी, दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेजेस, दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेजेस। ग्रेजुअलिज्म, ग्रेजुअल मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअल? ग्रेजुअलिज्म मीन्स देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमें ग्रेजुअल चेंज देखने को मिल रहा है मेंबर्स के बीच में। देयर आर ग्रेजुअल चेंज इन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, इन द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। यहां पे हमें ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से इन मेंबर्स में कुछ मेंबर्स यहां से, कुछ मेंबर्स यहां से, इन मेंबर्स में क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंज हुआ, एंड दे फाइनली गेट चेंज्ड इनटू स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। तो ये हो गया हमारे पास क्या, फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म। एंड फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म सेज दैट इवोल्यूशन इज ए, evolution occurs gradually. According to this, evolution occurs gradually. Evolution occurs gradually, मतलब gradually changes आते हैं, then evolution takes place.
तब क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। और यहां पर क्या होता है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहां पर क्या हमें देखने को मिलता है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमें यहां पे ग्रेजुअल चेंजेज या फिर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज। ओके, और ये क्या बोलता है, जैसे एक तो मैं हमने ये स्टेटमेंट दी, इवोल्यूशन अकर्स ग्रेजुअली। वी कैन से दैट इवोल्यूशन occurs at a constant speed or at a constant rate. According to this, evolution occurs at a constant rate. According to phyletic gradualism, यहां पर ग्रेजुअल चेंजेज होता है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे, पीछे की तरफ जाओगे, तो इसके अकॉर्डिंग ग्रेजुअलिज्म जो है दैट इज सिमिलर टू एनाजेनेसिस, दैट इज सिमिलर टू एनाजेनेसिस। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे। यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलो इक्विलिब्रियम के, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं। तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, इट सेज दैट इवोल्यूशन अकर बाय जर्क। अकॉर्डिंग टू दिस, इवोल्यूशन अकर्स बाय जर्क, इवोल्यूशन अकर बाय द जर्क। ठीक है, मतलब अचानक से इवोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंग कैसे होता है, देखो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कैसे होता है। जैसे मान लो ये मेंबर्स जा रहे थे, ये मेंबर्स है कंटिन्यूएशन में, ये हुआ एकदम से चेंज और ये बना दी नई स्पीसीज, दे फॉर्म दिस न्यू स्पीसीज। यहां पर सडन चेंज देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, वी ऑब्जर्व ए सडन चेंज, और अकॉर्डिंग टू पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, evolution is a jerky process and it is a rapid process occurs evolution occurs suddenly or evolution occurs rapidly during the process of speciation. Evolution occurs rapidly during the process of evolution, during the process of speciation, process of speciation. चलो ये तो हमने देख लिया कि इवोल्यूशन जो है वो जर्क में होता है। अब आप इसका एक विजुअली एक इमेज देखोगे, आपको टोटली डिफरेंस पता चल जाएगा। यू विल गेट ए डिफरेंस। एक डायग्राम हमारे पास ये है, एक डायग्राम हमारे पास ये है। अगर हम बात करें फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म के बारे में, दिस इज द फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। ठीक है, फिनोटिपिक चेंज, इधर हमें फिनोटिपिक चेंज दिख रहा है और इधर क्या है, टाइम। दिस इज द ग्रेजुअलिज्म, दिस वन इज द ग्रेजुअलिज्म एंड दिस वन इज द इक्विलिब्रियम, दिस वन इज द ग्रेजुअलिज्म। आप देखोगे कि ये एक माइस आपको शो हुआ है, इस माइक्स में क्या है, स्लाइड चेंजेस। क्या हुआ, ग्रेजुअल चेंज। ये मैं एरो बना रहा हूं, यहां पे आपको दिखेगा चेंज। अगर मान के चलो कुछ मेंबर्स में इस तरह के चेंज आए और कुछ मेंबर्स में इस तरह के चेंज आए, डायग्राम में आपको ये दिखेगा कि इधर वाला जो माइस है वो डार्क है और इधर वाला लाइट है, ये वाला डार्क है। मतलब ये जो मेंबर्स थे, इसमें से कुछ मेंबर्स के अंदर ऐसे चेंज आए, कुछ मेंबर्स में ऐसे चेंज आए, और ये चेंज जो है वो ग्रेजुअली टेक्स प्लेस हो रहे हैं। यहां पर ग्रेजुअली ये जो है ये ज्यादा डार्क हो गया, दिस वन इज द डार्कर, दिस वन इज द डार्कर एंड दिस वन इज द लाइटर।
तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर हमें दो स्पीसीज मिली है, स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2। और ये भी कैसे मिली, हमें ग्रेजुअल चेंज के साथ मिली है, धीरे धीरे चेंज हुआ और फिर जाके हमें क्या मिली, नई स्पीसीज। ये तो है हमारे पास फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप इस डायग्राम की तरफ आओ, आप ये डायग्राम को ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम कंडीशन है, सेम वैसा ही हमारे पास एक माइस है, ठीक है, हमारे पास सेम वैसा ही क्या है, एक माइस है। ये लीनिएज कंटिन्यू चल रहा था, सडन चेंज हुआ, क्या हुआ, सडन चेंज हुआ इसमें, देर इज ए सडन चेंज एंड ओवर हियर देर इज ए सडन चेंज। इस चेंज ने एक स्पीसीज बनाई, इस चेंज ने क्या बनाई, एक स्पीसीज की फॉर्मेशन की। यहां पर दो स्पीसीज हमें मिली अलग अलग, ठीक है, वी गोट द टू स्पीसीज। और ये जो टाइम आपको दिख रहा है, ये आपको जो टाइम दिख रहा है, द टाइम इज नोन एज स्टेसिस। तो इस तरह के जो डायग्राम है, इस तरह का ये जो पिक्चर है, यहां पे ये जो आपको ये जो टाइम दिख रहा है कि ये इवोल्यूशनरी इवेंट या जो म्यूटेशन हुआ या नई स्पीसीज, रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज के बाद ये जो आपको इक्विलिब्रियम वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टेसिस। दिस वन इज नोन एज स्टेसिस। और यहां पर कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। ड्यूरिंग स्टेसिस देर आर नो मेजर चेंजेस। द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट रैपिड इवोल्यूशनरी चेंजेस, मींस ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर द रैपिड इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट और द स्टेसिस विच चेंज इज मिनिमम। मींस स्टेसिस में क्या हुआ, स्टेसिस में चेंजेस जो हैं वो है मिनिमम। मींस इक्विलिब्रियम या फिर स्टेसिस एक ही बात है दोनों, इक्विलिब्रियम और स्टेसिस। यहां पर क्या है, यहां पर जो चेंजेस हैं, जो चेंज है वो क्या है, चेंजेस जो है वो है मिनिमम। हमें यहां पर मिनिमम चेंज देखने को मिल गया। वापस आओ इधर, सेम उसी के जैसा प्रोसेस है। क्या हुआ, ये है फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म, मतलब ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। किस चीज में चेंज हो रहा है, ये एक बटरफ्लाई आपको शोन है यहां पर, बटरफ्लाई, इसकी कुछ पॉपुलेशंस जो है, कुछ मेंबर्स के अंदर चेंज हुआ वो ऐसे हुए, कुछ मेंबर्स में चेंज हुआ वो ऐसे हुए, देयर इज चेंज इन द मेंबर्स। अब ये मेंबर्स में धीरे धीरे जो चेंज है वो ग्रेजुअली जो है वो अकुमुलेट हो रहा है, और चेंज होने के बाद फाइनली हमें मिली स्पीसीज बी एंड सी। अगर मैं इसको बी नाम दे रहा हूं, इसको सी नाम दे रहा हूं, ये हमें मिली स्पीसीज। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेजुअलिज्म, मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस का होना, ग्रेजुअल चेंज होना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दैट इज फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म। अगर हम बात करें पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का मॉडल क्या बोलता है, देयर इज ए सडन इवोल्यूशनरी चेंज और रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज। और ये वाली लाइन, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम। यहां पे मैं EQBM लिख देता हूं, मींस इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम हो गया, या इस पार्ट को स्टेसिस बोलते हैं। देयर इज नो मेजर चेंज टेक्स प्लेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, एक बोलता है इवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअली होता है, और एक क्या बोलता है, इवोल्यूशन इज ए जर्की प्रोसेस एंड देयर इज ए रैपिड इवोल्यूशन इज ए रैपिड प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज ए टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम which represents the phase of minimum change, or we can say that there are no major change seen during this period. So this is about phylogenetic gradualism and punctuated equilibrium. Okay, दोनों में डिफरेंस हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम फाइलोजेनेटिक ट्री की। फाइलोजेनेटिक ट्री, अगर हमें स्पीसीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताना है, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
बिटवीन द ग्रुप्स और द ग्रुप्स ऑफ स्पीसीज और द ऑर्गेनिजम्स। हम सिंपली बोलेंगे कि ग्रुप्स के बीच में अगर हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताना है, उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है? टू मेक और टू कंस्ट्रक्ट ए फाइलोजेनेटिक ट्री। So we can write the phylogenetic tree are the best way. These are the best way. ठीक है, किस बात के लिए बेस्ट वे है? बेस्ट वे ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग द इवोल्यूशनरी चेंजेस, द इवोल्यूशनरी चेंजेस को, सॉरी, द बेस्ट वे ऑफ विजुअली रिप्रेजेंटिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। भाई हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, ग्रुप्स की अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें बतानी है, तो बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे है कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री की फॉर्मेशन की जाए और टू कंस्ट्रक्ट ए फाइलोजेनेटिक ट्री। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप अमंग द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मैं यहां पर अमंग द ग्रुप्स लिख रहा हूं, अमंग द ग्रुप्स। अब ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, दीज आर 2D डायग्राम्स। ओके, ये कैसे होते हैं? ये 2D डायग्राम्स, मतलब 2 डायमेंशंस में हमें देखने को मिलते हैं। These are the 2D diagram, or we can say 2D graph, or we can say 2D graph. These are the 2D diagrams or 2D graph. ये होते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। देखने को कैसे मिलेंगे? अलग अलग वे हो सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के। अब फाइलोजेनेटिक ट्री में हम क्या क्या चीजें और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस किस का बता सकते हैं? देखो, एक तो यहां पर आता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो हम फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू हम बता सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं अमंग द जीन्स के ऑर्गेनिजम्स में जो जीन्स प्रेजेंट है, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम स्टडी कर रहे हैं, तो भी हम फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू उनको जो है स्टडी कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड द जीन्स, उनके जीन्स की भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम स्टडी कर सकते हैं। चलो, अब एक फाइलोजेनेटिक ट्री जो होता है वो कैसा कैसा हो सकता है? फाइलोजेनेटिक ट्री, चलो अब हम डायग्राम बनाएंगे, एक फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पार्ट उसमें प्रेजेंट रहते हैं। मान के चलो मैंने ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया है, यहां पे एक ब्रांच, यहां पर इस तरह से और इस तरह से मैं शो कर रहा हूं A, B, C एंड D। गॉट इट? ये एक मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री जो है यहां पर शो किया है, और इस फाइलोजेनेटिक ट्री में मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है क्या? ब्रांच। इसको क्या बोला जाता है? ब्रांच बोला जाता है। दिस पार्ट इज नोन एज ब्रांच। अब इसमें ब्रांच के अलावा भी कुछ और पार्ट्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं नोड्स।
जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे नोड्स। अब नोड्स कौन कौन से होते हैं, देखो नोड कहां पर होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है ये एक नोड है, ये वाला जो पार्ट है ये भी एक नोड है, दिस वन इज ऑल्सो ए नोड, दिस वन इज ऑल्सो ए नोड। सो दीज आर द नोड्स, दीज आर द नोड्स। ब्रांच के बारे में हमने देख लिया कि यहां पर ब्रांच होते हैं, और यहां पर हमने क्या देख लिया, नोड देख लिया। अब ये वाला जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाएगा इंटरनल नोड। इसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज नोन एज इंटरनल नोड। और ये जो नोड है बाहर वाला यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, दिस वन इज नोन एज एक्सटर्नल नोड। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज नोन एज एक्सटर्नल नोड। ये क्या है, दिस वन इज द एक्सटर्नल नोड एंड दिस पार्ट इज द टिप। यहां पर क्या है, यहां पर है टिप ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है टिप ऑफ द फाइलोजेनेटिक ट्री। तो हमने नोड की बात कर ली, हमने इंटरनोड की बात कर ली, हमने एक्सटर्नल नोड की बात कर ली, हमने टिप की बात कर ली कि यहां पर एक टिप भी प्रेजेंट होती है। चलो अब एक इंटरनल नोड की बात करें, अगर हम एक इंटरनल नोड की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान के चलो मैं इसी की ही बात कर रहा हूं, ये हमें शो करेगा द कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू लीनिएजेस। अब वो दो लीनिएज कौन से हैं, उसमें से एक लीनिएज ये है और दूसरा लीनिएज ये है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दिस इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू लीनिएज। देखो ये एक एंसेस्टर, यहां पे एक कॉमन एंसेस्टर, यहां पर एक कॉमन एंसेस्टर। अब ये जो इवेंट है ये स्पीशिएशन इवेंट या फिर म्यूटेशन इवेंट होता है। एक फाइलोजेनेटिक ट्री में इसको स्पीशिएशन इवेंट बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, इसको म्यूटेशन इवेंट बोलते हैं। नोड की बात करी हमने, नोड एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी नोड हो सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल नोड और इंटरनल नोड। तो एक्सटर्नल नोड हमने लिख दिया, वो हो गया एक्सटर्नल नोड जो आपको टिप के पास दिख रहा है, ये एक टिप वाला रीजन है। तो ये भी जो रीजन है ये वाला जो है, दिस वन इज ऑल्सो द टिप। ये भी टिप हो गया, ये भी टिप हो गया। ये रूट, अगर इस वाले पार्ट को हम रूट बोल सकते हैं, रूट ऑफ ए फाइलोजेनेटिक ट्री। दिस इज द रूट ऑफ ए फाइलोजेनेटिक ट्री। अब नोड और इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड की अगर हम बात करें तो इंटरनल नोड क्या करता है और किसको कनेक्ट करता है, इंटरनल नोड, इंटरनल नोड देखो किसको कनेक्ट करता है, एक तो ये नोड और एक ये नोड, एक ये नोड। अब इस नोड को क्या बोलेंगे, ये नोड है, ये भी क्या है, ये वाला नोड क्या है, दिस वन इज ऑल्सो द एक्सटर्नल नोड, दिस वन इज ऑल्सो द एक्सटर्नल नोड। अब ये किस चीज को कनेक्ट करता है, चलो हम यहां पर एक एक करके लिखते हैं। इसको मैं अभी साफ कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक नोड जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, और ये नोड कौन सा है, देखो मैं इंटरनल नोड की बात करूंगा और मैं यहां पर जो मैंने लिखा है एक्सटर्नल नोड, मैं उसकी बात करूंगा कि कौन किस किस को कनेक्ट कर रहा है इस फाइलोजेनेटिक ट्री में। तो इंटरनल नोड जो है इट कनेक्ट्स द टू नोड्स, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स टू नोड्स, ये दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल नोड जो है ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये एक तो नोड को कनेक्ट कर रहा है और एक टिप को कनेक्ट कर रहा है। इट कनेक्ट्स ए नोड विद ए टिप, इट कनेक्ट्स ए नोड विद
द टिप, नोड को वो टिप के साथ कनेक्ट कर दे रहा है, नोड को वो टिप के साथ कनेक्ट कर दे रहा है। चलें आगे, चलो अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में और देखते हैं। तो अगर एक फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करें तो फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री हैज नोड्स एंड ब्रांच, नोड्स एंड ब्रांचेस, वहां पर हमें ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, वहां पर हमें नोड्स देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया एक फाइलोजेनेटिक ट्री। चलो अब इसके बारे में भी बात करके देख लेते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न जो है किसी ट्री की, दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ए ट्री इज नोन एज टोपोलॉजी। कि ब्रांचिंग पैटर्न कैसा है किसी ट्री में, ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ए phylogenetic tree is known as topology, is known as topology। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टोपोलॉजी। अब ब्रांचिंग पैटर्न भी कई तरीके से हो सकते हैं। देखो एक ब्रांचिंग पैटर्न मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक ब्रांच जो है वो बाइफरकेट हो गई ऐसे, दूसरी ब्रांच जो है वो बाइफरकेट हो गई ऐसे। अगर ब्रांच जो है वो बाइफरकेट हो जा रही है, एक तो केस ये हो गया, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज डिक्टोमी, दैट इज नोन एज डिक्टोमी। ऑल ब्रांच बाइफरकेट। यहां पर क्या है, यहां पर एक कंडीशन तो ये है कि ऑल ब्रांच बाइफरकेट, ऑल ब्रांच जो है दैट दे बाइफरकेट, सारी की सारी ब्रांचेज जो है वो क्या हो गई, बाइफरकेट हो गई हैं। और यहां क्या हुआ, ईच एंसेस्टर डिवाइड्स, ईच एंसेस्टर डिवाइड, यहां पर जो एंसेस्टर है वो डिवाइड होके क्या दिए हमें, दो डिसेंडेंट दिए। यहां एंसेस्टर डिवाइड हुआ, कितने डिसेंडेंट दिए, दो डिसेंडेंट दिए। ईच एंसेस्टर, ईच एंसेस्टर डिवाइड्स एंड गिव टू डिसेंडेंट्स। टू डिसेंडेंट्स, ठीक है। एक तो ये पैटर्न हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्टोमी। दिस पैटर्न इज नोन एज डिक्टोमी, डिक्टोमी। एक तो ये पैटर्न हो गया। और दूसरा पैटर्न क्या है, मान के चलो किसी फाइलोजेनेटिक ट्री में, ऐसे एक फाइलोजेनेटिक ट्री हम ले रहे हैं और वहां से दो से ज्यादा हमें ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, दो से ज्यादा, ठीक है, मोर देन टू। ईच ब्रांच बाय ईच ब्रांच गिव राइज टू मोर देन टू ब्रांचेस, और वी कैन से ए ब्रांच मे हैव मोर देन टू डिसेंडेंट। यहां पर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, यहां पर क्या है, ए ब्रांच मे हैव मोर देन टू डिसेंडेंट्स, मोर देन टू डिसेंडेंट्स। एक ब्रांच के दो से ज्यादा डिसेंडेंट हो सकते हैं। और इस प्रोसेस को, इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रांचिंग पैटर्न को जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलीटोमी। दिस काइंड ऑफ फाइलोजेनी इज नोन एज पोलीटोमी, पोलीटोमी। या हम ये बोलेंगे कि इस तरह की टोपोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, पोलीटोमी। हमने क्या बोला कि ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ए फाइलोजेनेटिक ट्री इज नोन एज टोपोलॉजी, तो हम बोलेंगे दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी इज डिक्टोमी एंड दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज पोलीटोमी। दिस वन इज नोन एज पोलीटोमी, इसको पोलीटोमी बोला जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर दो से ज्यादा हमें क्या मिले, डिसेंडेंट्स। यहां क्या मिले, दो डिसेंडेंट्स।
और यहां मोर देन 2 डिसेंडेंट्स, 2 descendants and more than 2 descendants. It is bifurcating, it is multifurcating. It is bifurcating and it is multifurcating. Multifurcating जो ब्रांच है वो हमें कैसे दिखती है? मल्टीफर्केटिंग ब्रांच, ब्रांच में है मोर देन 2 डिसेंडेंट्स, वहां पे 2 से ज्यादा हमें डिसेंड देखने को मिलते हैं. दिस इज डिक्टोमी एंड दिस वन इज द पोलिटोमी. अब जो ट्री होता है, जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, इट कैन बी रूटेड एंड इट कैन बी अनरूटेड. इट कैन बी रूटेड एंड अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री. अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री. रूटेड और अनरूटेड का क्या मतलब है, पहले एक बार हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू, और दूसरा उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री कौन सा होता है, अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री इसमें से कौन सा होता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में. सो दिस इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री एंड दिस वन इज अगेन ए फाइलोजेनेटिक ट्री. दिस वन इज अगेन ए फाइलोजेनेटिक ट्री. यहां पर हम लिख देते ए बी सी एंड डी. यहां पर लिख देते हैं हम ए बी सी एंड डी. ये जो मेंबर्स होते हैं, ये वाले जो मेंबर्स, दीज आर द परजेंट टेक्सोन. इसके किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है परजेंट टेक्सोन. अब ये, या फिर मैं इसको ये लिखूं कि परजेंट ग्रुप, या फिर मैं इसको बोलूं कि परजेंट ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है. तो ये वाला जो ट्री आपको दिख रहा है, इस ट्री को बोलते हैं रूटेड ट्री. इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज द रूटेड ट्री एंड इट इंडिकेट्स द इवोल्यूशनरी प्रोसेस. ये कैसा है? रूटेड ट्री. हमें यहां पर इवोल्यूशनरी प्रोसेस पता चल रही है. कैसे? ये एक एंसेस्टर था, यहां से हमें एक लीनिएज ये मिला, एक ही लीनिएज ये मिला. उसके बाद ये एंसेस्टर जो है, इससे भी हमें 2 लीनिएज मिले, इधर और इधर. ये एंसेस्टर है, यहां से भी हमें 2 लीनिएज मिले. तो रूटेड ट्री शोज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस और द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस. It indicates the direction of evolutionary process. It indicate the direction of evolutionary process. The direction of evolutionary process. एक तो ये डायरेक्शन शो करता है, और हमें यहां पे पता चलता है भैया एंसेस्टर कौन है. ठीक है, और हमें कॉमन एंसेस्टर के बारे में भी पता चलता है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर. ऑल्सो रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर. एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर. हमें यहां से एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर का भी पता चलता है. कौन से एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर का? फ्रॉम विच ऑल द अदर स्पीसीज, फ्रॉम विच all the other species are derived. All the other species are derived. जिससे दूसरी स्पीसीज डिराइव्ड हुई है, उस कॉमन एंसेस्टर का भी पता चलता है. अब ये एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर ये है. अगर हम यहां पर डिराइव्ड अदर स्पीसीज लिखें या फिर क्या लिखें, अदर ग्रुप्स लिखें, तो भी बराबर बात है. अब ये ग्रुप्स में कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, जीनस हो सकता है, स्पीसीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो हमें यहां पर एग्जिस्टिंग कॉमन एंसेस्टर का पता चलता है कि यहां से हमें ए मिला, उसके बाद ये एक लीनिएज कंटिन्यू चला, इससे फिर हमें क्या मिला, बी मिला, फिर एक ये लीनिएज कंटिन्यू चला, यहां से फिर हमें सी और डी मिला. अब ये जो ट्री है, फाइलोजेनेटिक ट्री, ये कैसा है? दिस इज ए अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री.
ये एक अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री है। ये इससे हमें ना तो ये पता चलता है कि इवोल्यूशनरी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तो हमें इवोल्यूशनरी डायरेक्शन का पता चलता है कि नहीं, नहीं पता चलता है। इवोल्यूशनरी डायरेक्शन, इवोल्यूशनरी डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। एंसेस्टर का, एग्जिस्टिंग एंसेस्टर का पता चलता है, नहीं पता चलता। एग्जिस्टिंग एंसेस्टर, इसका भी पता नहीं चलता। ना तो कोई डायरेक्शन पता चलता है, ना कोई एग्जिस्टिंग एंसेस्टर के बारे में पता चलता है। इट डजंट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर के बारे में ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। गॉट इट? चलो, अब फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो डिफरेंट वे में ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्री कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट वेज। फाइलोजेनेटिक ट्रीज कैन बी ड्रॉन इन डिफरेंट वे। अब वो वे कौन कौन से हो सकते हैं? वे इसमें से एक तो ये आता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, जिसमें स्केल्ड ब्रांचेज होती हैं। क्या? जिसमें क्या होती है? जिसमें स्केल्ड ब्रांचेज होती है, स्केल्ड ब्रांचेज। और दूसरा वे कौन सा होता है? जिसमें क्या होती है? अनस्केल्ड ब्रांचेज, जिसमें अनस्केल्ड ब्रांचेज होती है। स्केल्ड ब्रांचेज और अनस्केल्ड। स्केल्ड ब्रांचेज का मतलब सिंपल सी बात यह है कि उनको स्केल करके रखा है, मतलब मेजर करके रखा है। किस बात के लिए? कि इवोल्यूशनरी टाइम जो है या इवोल्यूशनरी लेंथ है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि जो उसकी लेंथ होगी, इसकी जो ब्रांच की जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रांच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवोल्यूशनरी टाइम, is directly proportional to the evolutionary time. कौन सा evolutionary time is directly proportional to the evolutionary time between the organisms? Evolutionary time between the organisms, between the organisms। तो ये तो होता है स्केल्ड ब्रांचेज, कि जिसमें ब्रांचेज जो है वो कैसी हैं? स्केल्ड है, मतलब वो इवोल्यूशनरी टाइम को बताएंगी। जितनी ज्यादा लंबी ब्रांच उतना ही इवोल्यूशनरी टाइम का डिफरेंस। अगर मैं बात करूं, मान के चलो एक मैं छोटा सा फाइलोजेनेटिक ट्री, एक तो ये ऑर्गेनिज्म और एक ये ऑर्गेनिज्म, अगर मैं यहां पर रख रहा हूं ए ऑर्गेनिज्म, यहां पर रख रहा हूं बी ऑर्गेनिज्म, ये जो लेंथ है ये टाइम को शो करेगी। इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो मोर देन हाफ है, वो मोर देन डबल है, सॉरी, ठीक है, वो मोर देन डबल है। तो ये इवोल्यूशनरी डिफरेंस को यहां पे शो करता है। और जो अनस्केल्ड ब्रांचेज हैं तो इनके बारे में क्या है? देयर लेंथ डज नॉट कन्वे एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम। देयर लेंथ कन्वे नो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। देयर लेंथ कन्वे no particular information, no particular information, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती है उनकी लेंथ, किसकी? अनस्केल्ड ब्रांचेज की। अगर हम एक इवोल्यूशनरी ट्री बना रहे हैं और ब्रांचेज बना रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रही है अनस्केल्ड ब्रांचेज पे। और जो आपको दिख रहा है यहां पर जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, मान के चलो मैं फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहा हूं, कोई एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहा हूं मैं, तो अगर तो यहां पर ऑर्गेनिजम्स हम कंसीडर करके चल रहे हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग ऑर्गेनिजम्स मींस ए बी सी एंड डी। और एक दूसरा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें भी हम कंसीडर करके चल रहे हैं क्या? ए बी सी एंड डी।
ए, बी, सी और डी। ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ये किसका है? ये है स्पीसीज का फाइलोजेनेटिक ट्री। मतलब स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी एंड स्पीसीज डी। और दूसरा जो फाइलोजेनेटिक ट्री है वो क्या है? वो है जीन्स का फाइलोजेनेटिक ट्री। वो क्या है? जीन्स का फाइलोजेनेटिक ट्री। तो इन दोनों में एक डिफरेंस क्या आता है? जो आपको यहां पर नोड्स दिख रहे हैं ये वाला पोजीशन, इट इज म्यूटेशन। इट इज ए म्यूटेशन इवेंट। यहां पर म्यूटेशन हुआ, यहां पर म्यूटेशन हुआ, यहां पर म्यूटेशन हुआ। और जो दूसरा फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसमें हम स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर ये नोड किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि स्पीशिएशन इवेंट शो कर रहा है। दीज आर द स्पीशिएशन इवेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशिएशन इवेंट को। तो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो जीन्स के लिए भी हो सकता है और स्पीसीज के लिए भी हो सकता है और ग्रुप्स के लिए भी हो सकता है। मैंने पर्टिकुलर बताया अगर वो स्पीसीज के लिए है तो यहां पर ये जो इवेंट्स दिख रहे हैं दीज आर स्पीशिएशन इवेंट, और अगर वो जीन्स के लिए है तो यहां पर दिख रहा है म्यूटेशन इवेंट। ये इन एंसेस्टर में म्यूटेशन हुआ, वो किस में चेंज हुआ? ए जीन के अंदर। फिर यहां म्यूटेशन हुआ एंसेस्टर में, वो चेंज हुआ बी के अंदर। यहां पर म्यूटेशन हुआ, वो सी के अंदर चेंज हुआ और डी के अंदर चेंज हुआ। तो दिस इज अबाउट फाइलोजेनेटिक ट्री। ये कुछ बातें थी फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में, जो भी मेन बातें थी यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं। नोड जो है वो स्पीशिएशन, ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। ये कुछ चीजें हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में ही, कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम ग्रुप्स की बात करते हैं। नंबर 1 इज मोनोफाइलेटिक ग्रुप, नंबर 2 इज पैराफाइलेटिक ग्रुप एंड नंबर 3 इज पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। क्या डिफरेंस होता है इन ग्रुप्स के बीच में? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह दिखेगा कि एक एंसेस्टर है और उस एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट्स जो है वो एक ग्रुप में रखे गए हैं। उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप। गॉट इट? इट कंटेन मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। पहली बात तो इन सब का मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर कौन होगा? अगर मैं सबकी बात करूं तो जैसे अगर मैं इन दो की बात कर रहा हूं तो इनका रिसेंट एंसेस्टर रहा होगा ये। अगर मैं इन तीन को इंक्लूड कर रहा हूं तो इनका कॉमन रिसेंट एंसेस्टर रहा होगा ये। और अगर मैं इसकी 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 और इसकी बात कर रहा हूं तो इनका रिसेंट एंसेस्टर रहा होगा ये। तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप में क्या रहता है कि एक मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर और उसके सारे के सारे मेंबर्स को अगर इंक्लूड किया जाए कि उस एंसेस्टर से कितने डिसेंडेंट्स निकले, वो एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप होगा। एक एंसेस्टर और उसके सारे के सारे डिसेंडेंट्स, मोनोफाइलेटिक। चलो अब दूसरा डिस्कस कर लेते हैं। पैराफाइलेटिक क्या होता है? यहां पर मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ ऑल द ग्रुप्स। देखो एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो, एक ये, एक ये, एक ये। भाई इन ग्रुप्स का मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर तो हुआ ये। अगर मैं इसकी बात करता तो इनका एंसेस्टर होता ये। ठीक है? अगर ये सारे के सारों का, इन सभी का कॉमन एंसेस्टर की बात करेंगे तो अगर मैं इन दो की बात करूंगा तो इन दो का ये एंसेस्टर। ठीक है? यहां से एक ये एंसेस्टर, लेकिन हमें तो इन सबको इंक्लूड करना है ना, तो इन सभी का रिसेंट एंसेस्टर होगा ये वाला एंसेस्टर। लेकिन इनके सारे के सारे डिसेंडेंट्स नहीं है। नॉट ऑल द डिसेंडेंट ऑफ दिस एंसेस्टर, नॉट ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ एन एंसेस्टर। इस एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इस तरह के ग्रुपिंग पैटर्न को क्या बोलते हैं? पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग। अगर हम बात करें पॉलीफाइलेटिक ग्रुपिंग की तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? देखो आप कुछ मेंबर्स देख रहे हो, एक तो ये एंसेस्टर, इसके ये 3 मेंबर्स। ठीक है? एक ये एंसेस्टर और इसके ये 2 मेंबर्स, इसके ये 2 मेंबर।
अब अगर हम बात करते इन सभी के, इसके 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 और इसके, अगर इसका मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर की बात करते तो वो घूम फिर के यहीं आता, वो घूम फिर के यहीं आता, ये वाला होता इन सभी का मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर। लेकिन यहां पर इस एंसेस्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है। द पोलीफाइलेटिक ग्रुप डज नॉट कंटेन द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। पहली बात तो यह है कि इट डज नॉट कंटेन मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। दूसरी बात क्या है, डज नॉट कंटेन मोस्ट कॉमन रिसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सभी मेंबर्स हैं, इनका कॉमन रिसेंट एंसेस्टर को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए इन दोनों को दो सेपरेट लीनिएज कंसिडर किया गया है। ठीक है, thereby requiring the group to have at least two separate polygenetic origin। यहां पर एक तो ये ओरिजिन दिख रहा है, एक ये ओरिजिन दिख रहा है। एक बार फिर से देख लो, मोनोफाइलेटिक ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है कि एक कॉमन रिसेंट एंसेस्टर और उसके सारे के सारे डिसेंडेंट्स। दूसरा, एक मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर लेकिन उसके कुछ मेंबर्स। तीसरा, कि जो मेंबर्स हैं उनका मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये दो ग्रुप से अलग अलग। दिस इज पोलीफाइलेटिक ग्रुप। तो ये था एक फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। लेकिन अगर फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बहुत कुछ आपको, अगर आप ये चाहते हो कि क्वेश्चंस मैं सोल्व करूं एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ फाइलोजेनेटिक ट्री की। और उसके लिए एक ये फाइलोजेनेटिक ट्री मैं रख रहा हूं, और ये फाइलोजेनेटिक ट्री अगर आप स्टडी करते हो तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इस फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, यहां से चीजों को ध्यान से देख लेना, और एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है उसको जरूर याद कर लेना। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और डेनिसोवन और होमो सेपियंस, वो एक सीक्वेंस है, उसको याद कर लेना। एक तो यहां से देखो, ठीक है, एक तो यहां से, ये सीक्वेंस आपको आनी चाहिए। और मैं अगर अगले फाइलोजेनेटिक ट्री में बताऊं तो आपको ये सीक्वेंस डेफिनेटली हर हाल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से 2-3 बार क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं, 2-3 बार क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला हिस्सा तो हर हाल में आपको पता होना चाहिए। काफी बार ये लिखा होता है यहां पर होमो हैबिलिस की जगह आपको होमो हेडलबर्ग जेनेसिस मिल जाता है, होमो हेडलबर्ग जेनेसिस। तो अगर वहां है होमो हैबिलिस और हेडलबर्ग जेनेसिस एक जैसा लगता है स्पेलिंग में, तो आप होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, और निएंडरथल के साथ डेनिसोवंस भी होते हैं। यहां कौन होता है, यहां पर डेनिसोवंस भी होते हैं, तो वो भी याद रख लेना होमो निएंडरथल के साथ। तो ये जो है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का, उसका ये पार्ट बहुत ध्यान से, एक तो होमो हैबिलिस, अगर होमो हैबिलिस है तो सीक्वेंस क्या है, मैं यहां पर सीक्वेंस लिख दे रहा हूं, होमो हैबिलिस, ठीक है। या फिर अगर ये ना हो तो, ये ना हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा होमो हेडलबर्ग जेनेसिस। होमो, इनमें कहीं पर दिख रहा है होमो हेडलबर्ग जेनेसिस, देखो शायद किसी में हो, यहां पर इस डायग्राम में एक भी ग्राफ में नहीं है, ठीक है। हम होमो हेडलबर्ग जेनेसिस लिख देते हैं। या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है ह्यूमन के इवोल्यूशन में, वो हमें देखने को मिलेगा होमो इरेक्टस। क्या देखने को मिलेगा, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो हेडलबर्ग जेनेसिस, होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के बाद कौन देखने को मिलेगा, होमो निएंडरथलेंसिस।
या फिर मैं यहां पे लिख दूं निएंडरथल। निएंडरथल, अब निएंडरथल जो है उसके बगल में यहां से एक अलग से रो सेपरेट हुई, जिसको क्या बोलते हैं, डेनिजोवंस। जिसको क्या बोलते हैं, डेनिजोवंस। अब निएंडरथल से क्या मिले, हमें मिले होमोसेपियंस। होमो सेपियंस, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है एनी हाउ, ठीक है। आप लोगों को ये चीज एनी हाउ याद रखनी है, ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली आपको याद रखना है। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, ये याद रखना। इनको छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो जितना पार्ट मैंने आपको इसमें बाउंड्री में लगाया है वो पार्ट आपको डेफिनेटली याद रख लेना है। यहां से ये इतना पार्ट बनता है, वहां से वो उतना पार्ट बनता है। चलो, मैं एक आपको फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में डिस्कस करवाने जा रहा था, और वो फाइलोजेनेटिक ट्री है ये। और ये फाइलोजेनेटिक ट्री किस चीज का है, इट इज पैटर्न स्पेसिफाइड बाय 15 होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये 15 होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं भाई स्केलेटन के, और किसके स्केलेटन के, फ्लाइटलेस बर्ड। अब आपने फ्लाइटलेस बर्ड एक दो देखे होंगे, ओस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, ये सारे के सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। और कैरेक्टर्स कितने हैं, कैरेक्टर्स हैं 15। क्या है, 15 होमोलोगस स्ट्रक्चर, 15 होमोलोगस स्ट्रक्चर। अब अगर आप CSIR एस्पायरेंट्स हैं तो इस ग्राफ को या इस फाइलोजेनेटिक ट्री को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखना, समझना और सीखना कि क्या चल रहा है। ये एक एंसेस्टर था, मैं इसको यहां से लेके चल रहा हूं, या फिर आप मान के चलो कि यहां से इसको मैं लेके चल रहा हूं, मैं बिल्कुल यहां से लेके चल रहा हूं। ये इस फाइलोजेनेटिक ट्री की क्या है, रूट है। ये इस फाइलोजेनेटिक ट्री का क्या है, मान के चलो ये इसका टिप है, ये इसका टिप है। दीज आर द नोड्स, यहां पर नोड्स प्रेजेंट है, दीज आर द नोड्स, दीज आर द नोड्स। यहां पर आपको क्या शो हो गई, दिस इज डिक्टोमी। ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिक्टोमी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर डिक्टोमी देखने को मिला हमें, यहां पर डिक्टोमी देखने को मिला, दो जगह इसमें डिक्टोमी हमें देखने को मिला है। और डिक्टोमी क्या होता है, पीछे एक बार फिर से देख लो जाके। चलो, एक ये करेक्टर था इसमें जिसका नाम था करेक्टर नंबर 1। हम बात कर रहे हैं ना कि 15 होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, और ये किसके हैं, स्केलेटन के, स्केलेटन के। तो अब हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये हड्डियां हैं कि क्या है क्या नहीं, 15 कैरेक्टर्स हैं स्केलेटन के। कैरेक्टर नंबर 1 ये इस इंडिविजुअल में प्रेजेंट था, गॉट इट। एंसेस्टर में कैरेक्टर 1 प्रेजेंट था, तो ये वाला जो कैरेक्टर है कैरेक्टर 1, वो यहां से लेके यहां तक सभी में प्रेजेंट होगा। नंबर 1 जो है वो प्रेजेंट होगा इन सब में। बात समझ में आई, यहां से ये एंसेस्टर थे, अब ये यहां से डिवाइड होके इसमें क्या ऐड हुआ, एक था और एक के साथ बार ऐड हो गया। ये जो इंडिविजुअल है इसमें है कैरेक्टर 1 और कैरेक्टर 12। समझो बात को, आगे चलो। अब इसमें 1 था, 1 के बाद सीधा क्या ऐड हुआ था, 12। अब 1 में क्या ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। अब इस लीनिएज में आप देखते जाओ, जो भी ऐड होता चला जाएगा वो सभी के सभी इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होगा। अब यहां से नंबर 2 ऐड हो गया, तो इन सभी इंडिविजुअल्स में 2 नंबर करेक्टर प्रेजेंट होगा, 2 करेक्टर प्रेजेंट या 2 नंबर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यहां पर 2 नंबर प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। ऐड क्या हो गया, 13 ऐड हो गया। मतलब 2 एंड 13 तो चल ही रहे हैं, उसमें फिर बाद में ये वाला जो इंडिविजुअल था उसमें 2 नंबर एंड 13 नंबर डेफिनेटली रहा होगा। फिर क्या हुआ, फिर ये फर्दर स्प्लिट हुआ और इसमें 15 ऐड हुआ और 14 ऐड हुआ। मतलब 2 13 14 2 13 15 ये ऐड हो गया। ये हमने देख लिया, ये देख लिया और ये भी देख लिया। चलो आगे। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये 3 नंबर का करेक्टर ऐड हो गया, तो हमें ऐड करना पड़ेगा ये करेक्टर। अब ऐड कर दो भाई, ये 3 नंबर यहां पर प्रेजेंट है, तो ये नंबर 3 जो है वो भी क्या रहेगा, अब प्रेजेंट सभी इंडिविजुअल्स में। देखो
दो प्रेजेंट था, मैंने बोला था कि दो यहां पर आ गया है, इन सब में दो करेक्टर प्रेजेंट है, करेक्टर नंबर 2 इन सभी में प्रेजेंट है। मैंने 3 ऐड कर दिया यहां से, तो यहां से 3 नंबर करेक्टर इन सभी में प्रेजेंट है। 3 कहां ऐड हुआ? यहां, इसके बाद से, मतलब यहां के बाद से। यहां 3 था, 1 2 3 आ चुका था, 1 2 3 आ चुका था। अब उसमें ऐड हो गया क्या? 11। 1 2 3 11, इसमें 1 2 3 परसेंट था, इधर जाके 11 ऐड हुआ, अब 4 आ गया। 4 यहां से आगे सब में क्या मिलेगा? 4 जो है करेक्टर वो प्रेजेंट रहेगा। अब बाकी ऐड होगा 1 2 3 4 में क्या ऐड हुआ? यहां पर 6 ऐड हुआ, और उसके बाद कुछ में 9 ऐड हो गया, कुछ में 10 ऐड हो गया। तो मतलब 1 2 3 4 6 9 10, और 6 9 और 6 के बाद 10, यहां पे 6 9 और यहां पे 6 10, यहां पे 6 10, यहां पे 6 9। चलो आगे। अब 5 ऐड हो गया यहां से आगे, यहां से आगे क्या ऐड हो गया? 5। इससे ऊपर वाले सभी में 5% रहेगा, यहां से आगे सब में 5% रहेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐड क्या हुआ? ऐड यहां पर ऐड हो गया 8, और यहां पर ऐड हो गया 7। ये 7 ऐड हुआ, ये 8 ऐड हुआ। इस क्वेश्चन के बेसिस पे, इस फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, बशर्ते आप इसको एक बार समझ लो ध्यान से कि यहां पर क्या हुआ था। देखो ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी के जैसा ही है, मान के चलो उसी के ही बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है। मान के चलो कि उसी के बेसिस पे ही ये क्वेश्चन, अगर आपको वो पिछले वाला फाइलोजेनेटिक ट्री आ गया तो आपको यहां से क्वेश्चन करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन को देखो, आपके पास एक फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQCSIR नेट का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2019 या 2020 के आसपास का ये क्वेश्चन है। द फाइलोजेनी ब्लो शोज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन 9 एक्सटिंक्ट बर्ड स्पीसीज एंड वेदर दे डिस्प्ले रेड और ब्लू प्लूम। बर्ड स्पीसीज है, या तो वो रेड प्लूम्यूज शो कर रहे हैं। अब प्लूमेज क्या होता है? प्लूमेज होता है उसका जो फीदर्स होते हैं, दे आर प्लूमेज, कलरफुल फीदर्स आर प्लूमेज। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप्स हैं। प्लूमेज का कलर रेड और ब्लू दिया है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं कि रेड और ब्लू प्लूमेज का कलर है, लेना देना है अभी के लिए, लेना देना है। कुछ ऑर्गेनिजम्स है, रेड और ब्लू प्लूमेज का कलर दिया गया है। बेस्ड ऑन द अबव फाइलोजेनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड एंड ब्लू कैरेक्टर्स स्टेट अमंग द extinct species and using the principle of parsimony, which of the following is correct? Inference about the plumage color of the ancestor at root P। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो एंसेस्टर है, P एंसेस्टर, इसमें कौन सा कलर रहा होगा बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, इस ग्राफ के बेसिस पे कौन सा कलर रहा होगा। तो आप ये मान के चलो कि ये जो मेंबर्स थे, ये मेंबर्स जो है वो सबसे पहले ये ग्रुप में आए, और ये ग्रुप का कलर क्या था? ब्लू। इस ग्रुप का कलर क्या है? इस ग्रुप का कलर है ब्लू। चलो, उसके बाद ये एंसेस्टर, अब ये एंसेस्टर से ये कलर निकला क्या? ब्लू। उसके बाद ये एंसेस्टर, उसके बाद ये एंसेस्टर, उसके बाद ये एंसेस्टर, और यहां पर ये एंसेस्टर, ये भी एंसेस्टर, और ये भी एंसेस्टर, और ये भी एंसेस्टर। मान के चलो यहां पर ये जो है, यहां से क्या इंडिविजुअल निकले? ये एंसेस्टर, ये क्या हो गए? ब्लू हो गए, ये ब्लू थे। यहां से कुछ इंडिविजुअल्स थे और उनमें क्या हुआ? म्यूटेशन, ये क्या हो गए? रेड हो गए। ये ब्लू रहा होगा, ये इधर गया होगा, फिर उसके बाद यहां से ये इंडिविजुअल, चलो इसको छोड़ो, ये कुछ भी छोड़ो। अब आप इसके बेसिस पे बताओ, इसके बेसिस पे सबसे पुराने लीनिएज, सबसे पुराना एंसेस्टर का कलर कैसा रहा होगा? जो लास्ट सबसे पुराना इंडिविजुअल है, किसके बेसिस पे? अगर हम लेंथ की बात करें, ये इस लेंथ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं, तो इस लेंथ के बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस लेंथ के बेसिस पे ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट,
सेकंड नंबर पे ये है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सेकंड पे ये है। ये कैसा था? ब्लू था। ये कैसा रहेगा? ब्लू। टेंडेंसी क्या है कि वो ब्लू रहेगा। द एंसेस्टर स्टेट पी इज ब्लू, ए इज द करेक्ट आंसर। ए ब्लू रहा होगा। ए क्या रहा होगा? ए जो है वो ब्लू रहा होगा। गॉट इट? अब यहां पर एक दो चीजें मैं ऐड कर दे रहा हूं। यहां पर मैं एक दो चीजें यहां पर ऐड करना चाहूंगा। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है? मैं यहीं पर ही ऐड कर देता हूं। पिछले देखते हैं। चलो ये आ जाओ, यहां से मैं ऐड करता हूं। मैं आपको एक फाइलोजेनेटिक ट्री बता दे रहा हूं और कुछ बातें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उस फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। ये हो गया हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री। ये एक मेंबर है, ठीक है? ये एक मेंबर है। फाइलोजेनेटिक ट्री की बात कर रहे हैं। यहां से एक मेंबर निकला और यहां से भी एक मेंबर निकलेगा ऐसे, ठीक है? और उसके बाद ये और यहां से दो इंडिविजुअल्स निकले। अब मैं इनको ग्रुप की नेमिंग देता हूं, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी। गॉट इट? चलो हम इस फाइलोजेनेटिक ट्री में देखने वाले हैं कि पहला डाइवर्जेंस कब हुआ। इसके अकॉर्डिंग दिस वन इज द फर्स्ट डाइवर्जेंस। क्या हुआ? फर्स्ट डाइवर्जेंस। यहां से एक इंडिविजुअल्स तो ये जो थे ए निकल गए। उसके बाद हमें जो इंडिविजुअल्स मिले वो क्या मिले? बी सी एंड डी। हमें क्या मिले? बी सी और डी। दिस इंडिविजुअल gave B, C and D. This individual gave us B, C and D. B, C और D जो है वो हमें यहां से देखने को मिला है। चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद एक एंसेस्टर ये, फिर ये एंसेस्टर, इसने क्या दिया? इसने हमें B दिया और उसके बाद ये कुछ एंसेस्टर जो थे वो जाके डिवाइड हुए किसमें? C और D में। कुछ जाके डिवाइड हुए किसमें? सी और डी में जाके वो डिवाइड हुए। अगर मैं बात करूं कि यहां पर मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर कौन सा है, ये है मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर। मोस्ट रिसेंट, मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर। हमने ये बात नहीं की कि किसका मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर, हमने जस्ट बोला कि मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर यहां पर कौन है? ये एंसेस्टर मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर है। दिस इज द मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर। डी, सी और डी शेयर, दे शेयर मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। ये जो दोनों हैं वो मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। एंसेस्टर को वो शेयर करते हैं, इसलिए ये दोनों जो है वो इक्वली रिलेटेड हैं। कौन कौन? सी एंड डी आर इक्वली रिलेटेड। सी एंड डी आर इक्वली रिलेटेड, इक्वली रिलेटेड। वो दोनों एक दूसरे से इक्वली रिलेटेड हैं, बराबर रिलेटेड हैं, ठीक है? एक तो बात हो गई ये। दूसरा जो बी है, ये वाला जो बी है यहां पर ये आपको शो हो रहा है, इट इज इक्वली रिलेटेड टू सी एंड इक्वली रिलेटेड टू डी। इट इज इक्वली रिलेटेड टू सी एंड डी। और ये जो है हमारे पास, दिस वन इज द ओल्डेस्ट। ये क्या है? ओल्डेस्ट। सेकंड नंबर पे बी और मोस्ट रिसेंट सी और डी जो है वो बराबरली मोस्ट रिसेंट है। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री को। इस तरह से हम उसके बारे में चीजों को देखते हैं। चलें भाई अब आगे। चलो इस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आया था उसको हम देख लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन है। देखो मैं जो बात बता रहा था आपको
ये ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है। यहां पर होमो सैपियंस दिया गया है आपको, यहां पर कौन होंगे, यहां पर होंगे निएंडरथल्स। यहां पर क्या होंगे, डेनिजोन्स, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, यहां पर होंगे कौन, डेनिजोवंस, डेनिजोवंस, यहां पर डेनिजोवंस होंगे। बी कौन होगा, बी होगा होमो इरेक्टस, बी होगा इरेक्टस। और ए क्या होगा, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ये क्या होगा, होमो हैबिलिस। तो देखो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स और उसके बाद डेनिजोवंस, और ये फाइनली होमो सैपियंस सैपियंस गिवन है। ये जो आंसर है बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन बदल बदल के 3-4 बार आ चुका है, ये बात याद रख लो। इसलिए मैंने पहले ही मेंशन किया था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये वाला दूसरा, इस तरह का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो आगे, आगे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने आपको जो समझाया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है बहुत ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को सोल्व करता है फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में। ये तो मैंने बता दिया कि इसको आपको हर हाल में याद करना है या समझना है, जैसा भी है, एट एनी हाउ। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया था अभी आपके साथ में। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और देखो, फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है। अगर आपने 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा लिए या 10 क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, आप डेफिनेटली फाइलोजेनेटिक ट्री से क्वेश्चंस निकाल लोगे बड़े आराम से। बहुत मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना पड़ता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, पसंद आया होगा। पहले वाला भी, पुराने जो भी लेक्चर्स गए हैं वो सब आपको पसंद आए होंगे होपफुली। और ये चीजें हम कंटिन्यू रखेंगे। मैंने बीच में इवोल्यूशन का पार्ट डाला है, ये वाला इवोल्यूशन का पार्ट, इसको देख लेना। बाद में फिर इकोलॉजी का पार्ट हम डालेंगे, उसके बाद फिर से इसका इवोल्यूशन का क्वेश्चन एनालिसिस का पार्ट हम लंबा देखेंगे। ये अभी छोटे छोटे पार्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ये लेंथी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको बीच में डिस्कस किया है। बाकी हम फर्दर कंटिन्यू चलते रहेंगे जैसा हम यूजुअली चलते आ रहे हैं। आप लोग भी साथ में अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें चीजों की, क्वेश्चंस को देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझे, ना समझ में आए दोबारा से उस पार्ट को देखें कि एक्चुअली में क्या हुआ है, और चीजों को जितना आसान हो सकता है उतना आसान बनाने की कोशिश करो और चीजों को आगे बढ़ते जाओ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसफुली बड़े आराम से लेक्चर अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।